नमस्कार, मैं वंशिका मालविया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। कैंसर जो है वो सबसे खतरनाक बीमारी बोला जाता है और ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं कैंसर के, बट आज हमारे साथ मौजूद हैं सूर्यकांत द्विवेदी सर। वेलकम टू आवर शो सर। सर पाइल्स केस में एक्सपर्ट हैं और वन ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्टर्स हैं नागपुर में, और ये इतने सारे जो टाइप्स है कैंसर के बारे में, तो एक और टाइप हमें सुनने को मिलता है एनल कैंसर, जिसके बारे में आज सर हमें गाइड करेंगे। सर बेसिकली एनल कैंसर होता क्या है? बहुत बार ऐसा जो गुदमार्ग होता है या लेटरिन की जगह जैसे बोलते हैं एनल और रेक्टल एरिया, इस जगह में कुछ गठानें बन जाती हैं जो अनहेल्दी होती हैं और वो बढ़ते रहते हैं। उसमें अभी बहुत बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें ये पता करना मुश्किल होता है कि ये पाइल्स है या इनको कैंसर है, क्योंकि दोनों के लक्षण बहुत कुछ मिलते जुलते होते हैं। जैसे इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं, जो पाइल्स होते हैं उनमें भी ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग इसमें कैंसर में भी ब्लीडिंग होती है। अभी जैसे पेशेंट्स जो समझ सकते हैं या लोग समझ सकते हैं कि कुछ उन्हें अलग हो रहा है क्या, तो उसमें एक देखने में आता है कि जो कैंसर जहाँ पर डेवलप होना शुरू हुआ है तो वो पेन रह सकता है, सीवियर पेन होता है, उसमें बहुत बार ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकती है, या स्टूल जो होता है जैसे पेशेंट को ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली उसे फिर से लूज मोशन लग गए हैं विदाउट मेडिकेशन, कोई मेडिसिन नहीं लिया और ऐसे लक्षण मिल रहे हैं। फिर एनोरेक्सिया हो रहा है, यानी भूख कम होती जा रही है, वजन कम होते जा रहा है। अगर ऐसे कोई भी लक्षण होते हैं तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी बीमारी कुछ दूसरे तरफ शिफ्ट हो रही है। अब रही बात कि ये पता कैसे चलता है, ये जनरली पेशेंट खुद जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये अंदर के भाग में पहले फैलता है। तो उसमें जब जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं, जैसे अभी बहुत बार हमारे पास हम लोग जो डायग्नोसिस होता है, बहुत बार पेशेंट आते हैं पहली बार वो यही तकलीफ लेके आते हैं कि मुझे पाइल्स की बीमारी है। अभी पाइल्स की बीमारी है, उसको चेक करने के लिए जब जाते हैं हम, तब हमें कुछ अजीब दिखता है, कुछ अलग दिखता है, या फिर वहाँ पे गठान है या कड़कनेस है, या फिर कुछ ऐसे लक्षण जो पाइल्स के नहीं हैं, बगंदर के नहीं हैं, तो उसमें फिर लिम्फ नोड इनलार्जमेंट रहेगा। तो उसके लिए हम बहुत बार पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप हिस्टोपैथ करिए, जांच करिए, एमआरआई करिए। तो उसमें पता चलता है कि बीमारी जो है ये पाइल्स की नहीं, कैंसर की हो गई है। तो रेक्टल कैंसर जो होते हैं, बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि ये थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज मेट्स हो गया है, मेटास्टेसिस हो गया है, फैल गया है, तब पता चलता है। क्योंकि पेशेंट्स उसके पहले ये सोचता रहता है कि मुझे पाइल्स है या मुझे फिशर हो गया, कुछ बीमारियां हैं जो नॉर्मल है, ऐसा दवाइयां खाते रहते हैं, दवाइयां खा लेते हैं, दवाइयां ले लिया, फिर मेडिसिन ले लिया, दिखाया नहीं। तो ये बेसिकली जब तक हम जांच नहीं करते हैं, हमें खुद नहीं पता होता है कि पेशेंट को ऐसी बीमारी है। तो उसे आप प्रॉपर डायग्नोस करिए, उसके लिए आप प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं, उसके लिए एंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है। ये जांचों से हमें पता चलता है कि अंदर ग्रोथ कैसी है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, तो उससे हम पता कर सकते हैं। सर ये कैंसर जो बेसिकली बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा एक ऐसा डिसीज़ है कि अगर आपको हुआ तो आप इससे कभी रिकवर नहीं हो सकते हैं, कभी क्योर नहीं हो सकते हैं। तो अगर किसी को एनल कैंसर एकदम लास्ट स्टेज में पता चलता है, जब वो पूरा फैल गया, तो कुछ चांसेस हैं कि वो ट्रीटमेंट के थ्रू क्योर हो सकता है, या कुछ भी चांसेस नहीं रहते हैं? कैंसर के बारे में तो हम ऐसा ही बोलते हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अभी अगर कैंसर पहले स्टेज, दूसरे स्टेज, स्टार्टिंग में हमें अगर पता चल जाता है, जब तक इसके मेट्स नहीं है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, मतलब मेटास्टेसिस मतलब ये शरीर में हर जगह कहीं ना कहीं फैला हुआ है, अगर ऐसी कंडीशन है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अदरवाइज अगर शुरुआती दौर है तो हम उसमें उसके ऑपरेशन होते हैं, उसके द्वारा उसे निकाल सकते हैं पूरी तरह से। बट कैंसर अगर हमें स्टार्टिंग स्टेज में पता चल गया कि सिर्फ रेक्टल एरिया में ही है, उसके ऊपर कहीं भी नहीं गया है या फैला नहीं है, तो कुछ समय के लिए उसे जैसे हम बोलते हैं लेटरिन की जगह दूसरे कोलोस्टोमी करके दूसरा जगह बनाते हैं, और उसके बाद में जो इधर का जगह है लेटरिन की जगह कुछ समय के लिए बंद करनी होती है, तो कंप्लीट रिसेक्शन लगता है। वो मेजर बड़े ऑपरेशन है, तो वो करके हम कैंसर से बच सकते हैं। इसके बाद में बाकी जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उसके कीमोथेरेपी और ये सब चीज़ें तो देते ही हैं, तो उससे धीरे धीरे उससे बीमारी से निजात पा सकते हैं। सर आप क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि एनल कैंसर ऐसा है जो आपके डाइजेशन से कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है, आपके फूड इनटेक से कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है, तो आप क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे, कैसे आप एनल कैंसर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? इसमें देखिए कैसा है, एक तो हमें जितना हम हेल्दी डाइट लेंगे, हाई फाइबर डाइट लेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, तो इसके चांसेस होने कम होते हैं। हमें रेगुलर अच्छा ऑक्सीजन मिले, एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा करें, ये चीज़ें बचा सकते हैं।
और दूसरा, अगर हमें कभी तकलीफ होती है उससे रिलेटेड कैसे, वो हमें दिखता नहीं है, जहाँ पे हमें बीमारी दिख रही है, जो हमें गठान दिख रही है, हम उसको दिखाने के लिए तुरंत डॉक्टर के पास में चले जाते हैं। लेकिन डाइजेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है, यानी कॉन्स्टिपेशन, जो हर तीसरे इंसान को है, दूसरे इंसान को, इंसान उसे नॉर्मल ही समझता है। और आपको बार बार अगर ऐसा रिकरेंट लूज मोशन हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहे हैं, बस वो दवाइयाँ लेके कुछ समय के लिए ठीक हो जाते हैं। ब्लीडिंग हुई कभी, हमने ध्यान नहीं दिया, उसको फिर से वो कुछ समय के लिए कम हो गया, तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा एक दिन में कैंसर आज ही हुआ और कल ही पूरा फैल गया, ऐसा नहीं होता है। कैंसर धीरे धीरे फैलता है। तो आप रेगुलर अगर चेकअप करते हैं, आप जाके जांच, कोई भी बीमारी है आप जांच करिए पहले। आप कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, कोई भी, आप जाके डॉक्टर को बताते हैं मुझे तकलीफ है। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि मैं चेकअप नहीं कराऊंगा, मुझे आप दवाइयां दे दीजिए। दवाइयां तो हम अभी वो ब्लीडिंग बता रहे हैं, तो उसमें तो दोनों है ना, उसके हम दोनों डिजीज के बारे में सोचेंगे, डॉक्टर तो दोनों डिजीज के बारे में सोचेगा। जब तक वो खुद डायग्नोस नहीं कर सकता है तो दवाई तो वैसा भी देना नहीं चाहिए। अगर एग्जैक्ट आप डायग्नोसिस में पहुंच गए हैं, ये क्लियर है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम उसको दवाइयां देते हैं। इससे हम स्टार्टिंग स्टेज में या जो इनिशियल स्टेज में है उस समय ही पता चल जाता है बहुत बार कि इसको कैंसर हो रहा है या कैंसर की तरफ पेशेंट डेवलप हो रहा है। बहुत बार ऐसे छोटे मोटे पॉलिप्स होते हैं, और पॉलिप होते हैं पेशेंट, वो सिंपल पॉलिप्स होते हैं, बट बहुत बार मेजर डिजीज का इंडिकेटर होता है। तो उसके लिए भी हिस्टोपैथ जांच करना, उसकी ये पूरी तरह से जांच करना, वो करना चाहिए। सर, एनल प्रॉब्लम्स में जैसे आपने बताया कि पाइल्स वगैरह भी होती है, तो पाइल्स, फिस्टुला, फिशर्स, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग आपके पास आते हैं लेके एनल से रिलेटेड? अभी जैसे गुदमार्ग में एक पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये तो काफ़ी नोन डिजीज़ हो गई है, हर किसी को पता है। इसके अलावा जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास में, उनमें बहुत बार एनल वार्ड्स होते हैं, जिससे मस्से, अभी आपको देखा होगा कि आपके गले में कभी छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, फैलने लगते हैं। एक कुछ मस्से ऐसे होते हैं जो फैलते नहीं हैं, मतलब एक बार हो गया तो ठीक है, वो बहुत, और कुछ मस्से ऐसे होते हैं कि एक जगह होंगे, उसके आजू बाजू पूरे फैलने लगते हैं, तो वो वायरल वार्ड्स होते हैं। वायरल वार्ड्स ऐसा गुदमार्ग में या अपने एनल रीजन के बाहर के एरिया में, स्किन में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कभी जो ऐसे पेशेंट्स आते हैं उनमें हमें बहुत बार वायरल डिजीज के लिए भी चेकअप करना पड़ता है, क्योंकि एक VDR करके एक बीमारी होती है, विनरल डिजीज, और दूसरा है एक HIV, जो एक नॉन डिजीज है। तो ये ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा होने की संभावना होती है। कंपलसरी नहीं है कि उन्हीं को होगा, बट ऐसा बहुत बार होता है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि कुछ पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ये डिजीज पॉजिटिव आती है, या उस समय हम खुद प्रिकॉशन से उसे चेक करते हैं कि इसमें संभावना हो सकती है। तो उसमें एक तो हो गया आपका विनरल डिजीज हो सकता है, एक HIV रह सकता है, पैपिलोमा वायरसेस हो सकते हैं। तो ये सभी वायरसेस इसमें जनरली अगर वायरल है तो हम बहुत बार सर्जरी अवॉइड करते हैं। रीजन उसका ये होता है कि अगर उन्हें हमने निकाल दिया तो और तेजी से फैलते हैं, तो उसके पहले हमें कुछ मेडिसिन देनी होती है कि मेडिसिन से हम उसके वायरल लोड कम कर पाएं, और उसके बाद में उसका ऑपरेशन की तरफ जाए। दूसरा, एक पेशेंट्स आते हैं बहुत बार इचिंग का तकलीफ लेके कि मुझे हर समय एनल रीजन में इचिंग होती रहती है। अभी एनल रीजन में इचिंग होने के कुछ कारण तो फंगल है, फंगल डिजीजेस हो जाती हैं क्योंकि स्वेट एरिया है उस समय, और हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ तो एक फंगस हो सकता है। दूसरा, ऐसा बहुत बार होता है कि पेशेंट्स को कभी तो तकलीफ हुई, जैसे समझिए एक बार पाइल्स की थोड़ा बहुत तकलीफ हुई या फिशर हुआ, तो हम लोग बहुत बार उन्हें ऑइंटमेंट्स लिख के देते हैं, क्रीम्स लिख के देते हैं। पेशेंट्स क्या करते हैं, वो क्रीम अभी कभी भी कुछ भी तकलीफ होगी, सिंपल वही क्रीम फिर से लेंगे और क्रीम फिर से लगाना शुरू करेंगे। और वो क्रीम लगाने का तरीका जनरली जो एनल एरिया में लगाने वाली क्रीम्स होते हैं उनमें नोजल होता है कि वो आप अंदर डाल के अंदर क्रीम लगानी है। पेशेंट्स जब आते हैं हमारे पास में, वो पूरे स्किन में क्रीम लगा के होते हैं, और वो उसके वजह से हर समय मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं क्रीम ज्यादा लगाऊंगा तो मैं काफी जल्दी अच्छा हो सकता हूँ। तो उस क्रीम की वजह से इचिंग, फंगस, स्किन पूरा थिन हो जाती है, स्किन का लेयर वहां से निकल जाते हैं, तो उसके वजह से बर्निंग और ये सब तकलीफें होती हैं। तो मेडिसिन ऐसा नहीं है कि एक क्रीम है और उसको लगाया तो बहुत ज्यादा लगाएंगे तो जल्दी ठीक होंगे। जितनी क्वांटिटी बताया है डॉक्टर ने और जिस तरह बताया है लगाने के लिए वैसा लगाना चाहिए।
तो ये बीमारियां जो हैं ये सिंपल है, ऐसे मतलब बहुत बड़ी बीमारियां नहीं है, लेकिन वो पेशेंट लंबे लंबे टाइम तक लेके रहते हैं। क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है, बस कुछ अभी फंगल में भी आपको अगर दवाइयां करनी है तो दवाइयां उसका कैसा फंगस की थोड़ा सा लंबी चलती है, यानी आपको पूरी तरह से अगर फंगस आपके खत्म नहीं हुए, 1 या 2 फंगस भी रह गया तो फिर से रीडेवलप होता है। अगर उसे वैसा मॉइस्चर मिल गया या फिर उसका एनवायरनमेंट उस तरह का मिल गया तो फिर से वो फैलते हैं। तो इसमें उसे कैसे हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, कैसे उन्हें मेडिसिन का यूज करना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में जैसे बहुत बार हम लोग ऑपरेट करते हैं, पेशेंट को ऑपरेशन हो गया उसका, अभी लेजर किया या ऑपरेशन किया, उसके बाद भी ये समस्या बहुत बार देखने को आती है, क्योंकि हम पेशेंट्स को जो क्रीम देते हैं, पेशेंट क्या करता है, डरता है कि मुझे मैं क्रीम को अंदर लगाऊंगा मुझे दर्द होगा। उस डर के वजह से एक तो क्रीम बहुत बार पेशेंट क्रीम लगाया ही नहीं, ठीक है, और दूसरा ऐसा होता है कि क्रीम लगाया भी तो कहाँ लगाया, बाहर, जहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है। तो ये चीजें हमें बहुत बार पेशेंट को एजुकेट करना होता है। जब हमारे पास पेशेंट रिपीट आते हैं, हमारे तो आते हैं, हम उन्हें एजुकेट करते हैं कि आप क्रीम को ऐसा यूज करना है। उसके बाद में और जो पेशेंट्स बहुत बार अपने जैसे अभी ठंडियों का सीजन है तो इसमें एनल क्रैक्स, सिंपल क्रैक्स लेके आते हैं, जैसे आपको स्किन में कहीं भी क्रैक्स होते हैं, ऐसे एनल रीजन में भी क्रैक्स होते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है ये अभी लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो ऑयलिंग नहीं करते हैं या फिर अपना मॉइस्चराइजर कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। क्लीन आप सोप या फिर पानी से क्लीनिंग तो करते हैं, लेकिन उसके वजह से जो ड्राइनेस होता है उसे भी हटाने के लिए आपको ऑयलिंग करना पड़ेगा। तो वो उसके ये सिंपल स्क्रैच के भी पेशेंट्स आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं। अभी जाए नया हमें कोई मिलता है कुछ देखने के लिए तो हम भी देखते हैं कि अभी कुछ नया आया है तो उसे ट्रीट करना है। बिल्कुल सर, आपने और फिशर्स वगैरह के बारे में बताया, आप जैसे पाइल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं ट्रीट करने के लिए। तो आपके क्लिनिक में, हमें आपके हॉस्पिटल में, जैसे अगर फिस्टुला जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कंटिन्यू लोगों को बार बार होती है, तो आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं जिससे वो वापस से ना आए? अभी बेसिकली हम लोग तो जो मेरा ट्रीटमेंट है बेसिकली फिस्टुला में, मैं लेजर भी यूज करता हूँ और क्षारसूत्र का भी यूज करता हूँ। बट जैसे रिकरेंट जो फिस्टुला आते हैं जो ऑलरेडी 2 बार 3 बार ऑपरेटेड हैं, तो जनरली हम लोग कंप्लीट एक्सीजन अवॉइड करते हैं, कि पूरा फिस्टुलेक्टॉमी जैसे बोलते हैं वो अवॉइड करते हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट है, एक तो हम क्षारसूत्र का यूज ज्यादा करते हैं। क्षारसूत्र में एक इफ्टाक टेक्निक होती है। फिस्टुला ट्रैक जो होता है उसे बीच से इंटरसेप्ट करना, यानी जहाँ पे उसका इंटरनल ओपनिंग है, जहाँ से अंदर से उसे छेद हुआ है, लेटरिन की जगह के अंदर का भाग जो है मेन, उसी को ट्रीट करना होता है। वहां से जब उसको पस या फिर कोई स्टूल का पार्ट, स्टिकी और वाटरी पार्ट वहां से निकलता है तो उसे कैसे क्लोज करना, तो हम 20 जो उसका एनल एरिया है उसके आसपास से ही विंडो क्रिएट करके वहां से क्षारसूत्र डालते हैं, और जो बाहर का भाग जो ट्रैक है उसको हम लेजर से बंद करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट्स 1.5 महीने 2 महीने इसलिए रुके हुए बिस्तर में है कि उन्हें जख्म बड़ी हो गई है या बड़ी जख्म है जिसमें ड्रेसिंग हर दिन करनी पड़ रही है, वो बच जाता है, दर्द बचता है, उनका समय कम हो जाता है। और इसमें जो रिकरेंस के रेट है बहुत कम है। मतलब जो बाकी जो टेक्निक्स, हम भी बाकी टेक्निक्स भी यूज करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो इफ्टाक और लेजर में हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बाकी टेक्निक्स में हमें खुद नहीं मिलते हैं। दूसरा एक कंप्लीट जो क्षारसूत्र होता है वो, उसमें भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट टाइम लेंदी लेता है, बहुत टाइम लेता है वो, यानी उसे धीरे धीरे कटिंग होती है। तो जो हमारे सेंटर में हम एक यूज करते हैं, हम इफ्टाक ज़्यादा यूज करते हैं। छोटा फिस्टुला अगर है वो हम सिंपल क्षारसूत्र या लेजर यूज करते हैं। और दूसरा एक क्षार कर्म करते हैं। अगर जो काफ़ी सबक्यूट फिस्टुला है, छोटे फिस्टुला है, तो उन्हें ओपन करके पूरा उसमें क्षार पटन या फिर क्षार कर्म ऐसा एक ट्रीटमेंट है आयुर्वेद का, वो यूज करता है। सर, अभी जब हम आपके क्लिनिक में आए तो हमें वात रोग और अनिकर्म के कुछ टर्म्स भी देखने को मिले। तो हमें बेसिकली ना हमें पता है ना हमारे यूजर्स को पता है, जो देख रहे हैं ऑडियंस उनको भी नहीं पता है। तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि ये होता क्या है। अभी वात रोग ऐसा शब्द ये तो हर किसी को पता है। वात रोग मतलब दर्द होगा कुछ कहीं, इसलिए वात रोग बोलते हैं। हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो उसे वात रोगों से कोरिलेट करते हैं। तो इसमें एक आपने जो देखा अग्निकर्म, अग्निकर्म बोलते हैं उसको, यानी अग्नि मतलब आग से ही कुछ काम होता होगा, ऐसा है वो। उसमें क्या होता है, ये आयुर्वेद में एक मर्म चिकित्सा करके है, पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेदिक के थ्रू कैसे करना है, जिसमें हम
ये अग्निकर में सिंगल टैबलेट्स भी नहीं देना होता है, टैबलेट्स भी नहीं देते हैं। वो जहाँ पे दर्द होता है, समझिए आपको घुटने में दर्द है, तो घुटने में जो दर्द है उसमें जो उसके पेन पॉइंट है, पेन पॉइंट हम आइडेंटिफाई करते हैं। अभी जहाँ पे पेन पॉइंट होगा, पेन पॉइंट को डिस्टर्ब करना है, पेन पॉइंट को वहाँ पे अग्निकर्म सलाका होती है, तपलो सलाका रहते हैं, बहुत सारी सलाकाएं आती हैं, लौह सलाका है, स्वर्ण सलाका है, मिट्टी की भी सलाका बनते हैं। तो उसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो पेन पॉइंट है वहाँ पे हम उसे दग्ध करते हैं, जलाते हैं। जलाना मतलब जो सम्यक दग्ध होता है उस टाइप में, बहुत ऐसा बर्न नहीं होगा, पेशेंट को ऐसे कोई तकलीफ नहीं होंगे। तो उसके वजह से पेशेंट को पेन इमीडिएट कम हो जाता है, तुरंत कम हो जाता है। और उसके जैसे भी घुटने में, घुटने का ट्रीटमेंट हम क्या बोलते हैं कि आप अपने जो लिगामेंट्स हैं उनको मजबूत करिए। अब मजबूत करने के लिए उसका दर्द तो कम होना चाहिए, तो उसे पेशेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है 1.5 महीने 2 महीने दर्द बिल्कुल कम हो गया है, तो उसमें पेशेंट आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनका घुटनों का स्ट्रेंथ आता है, उससे धीरे 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 पेन कम हो जाता है। अब इसकी सीटिंग्स होती हैं 15 दिनों में, कुछ 7 दिनों में, यानी जैसे पेशेंट्स के सिम्टम है उसके हिसाब से हम लोग सीटिंग्स देते हैं। अभी जैसे इसका मॉडर्न में भी लेजर से भी उसका सेक होता है, लेजर जो लाइट है उसकी फिजियोथेरेपी में जैसे लोग करते हैं, फिजियोथेरेपी में उसके जो घुटने के आसपास में सेक देते हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं कोरिलेट होता है उससे, कि उसमें एनर्जी के थ्रू करते हैं, यहाँ पे गर्म लौह सलाका से करते हैं। अभी जैसे इसमें जो बहुत बार पेशेंट आते हैं कैल्केनेसिस पर के, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है उसमें सिर्फ जो हील एरिया है पैर का, वहाँ पे हमें गर्म करके लगाना होता है, उससे बहुत रिलैक्स होता है पेशेंट, यानी काफी हैप्पी होते हैं और ट्रीटमेंट के बाद में। सर ये कोई से भी ट्रीटमेंट, मतलब कोई से भी एज का इंसान हो, वो क्या वो ये ट्रीटमेंट कर सकता है? जैसे अक्सर घुटनों की जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली ओल्ड सिटीजन्स में ज़्यादा देखी जाती है, तो उनके लिए क्या ये सेफ है और अच्छे से कैरी आउट हो सकता है? ये हर किसी के लिए सेफ है, लेकिन बच्चे नहीं करा सकते ये ट्रीटमेंट। बच्चों को जनरली ये प्रॉब्लम होते नहीं है, बहुत कम होते हैं। और जो अभी मिड एज और ओल्ड एज है, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है। तो ये कैसा है, जो अभी बहुत डरता हो तो नहीं करा सकता, क्योंकि गर्म होता है और उसमें ऐसा कोई एनेस्थीसिया देके नहीं होता है, तो अच्छा। मतलब उसे थोड़ा सा डर अगर ज़्यादा है तो नहीं करा पाते हैं, बहुत जो डरते हैं, बाकी तो हर कोई करा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें गाइड किया, सिर्फ एनल कैंसर के ऊपर ही नहीं, बल्कि सर ने हमें बताया कि उनके क्लिनिक में फिस्टुला कैसा ट्रीटमेंट होता है जिससे वो वापस से ना आए। साथ ही में सर ने हमें 2 और न्यू टर्म्स के बारे में बताया, हमने अग्निकर्म के बारे में बताया कि कैसे सीनियर सिटीजन्स में जो हमें कहीं पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कभी नीज पे होती है, कहीं कुछ और होती है, तो उसको भी कैसे एक सर लोग क्योर करते हैं उनके न्यू मेथड्स के जरिए। इट वॉज सो वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे आरोग्य मंत्रा, ऐसी अन्य वीडियोज़ के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24।